यस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज कई जगह प्रैक्टिकल का एग्जाम है ना, तो इसलिए बच्चे आने में लेट हो रहे हैं। चलो कोई नहीं, ठीक। यूनिट नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, पहले चैप्टर का दूसरा लेक्चर है बायोकेमिस्ट्री में। आज हम लोग देखने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट है सेल और इसका बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सेल अल्टरनेट करके ये क्वेश्चन आता है, इस बार नहीं आया था, नेक्स्ट टाइम आने की संभावना बहुत ज्यादा है। बायोकेमिस्ट्री में ये क्वेश्चन अक्सर आता है, ठीक है। अगर हम बात करें किसी घर की, तो अगर पूछा जाए कि भाई घर किससे मिलकर बना है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो सकती है, तो क्या कहोगे? ईंट से मिलकर बना है। एक एक ईंट जोड़ के घर बना है। ठीक उसी तरीके से अगर हमारी बॉडी के बारे में बात की जाए, हमारा शरीर किससे मिलकर बना है, तो हमारा शरीर सेल से मिलकर बना है। मतलब हमारे शरीर की जो एक ईंट है वो क्या है? एक सेल है। मींस स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो सेल होती है, ठीक। बॉडी में सबसे छोटी इकाई जो है वो सेल है। सेल जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो टिश्यू बनाते, भाई ये एक सेल हो गई, है ना। और ये कई सारी सेल्स एक जगह है ना, तो ये टिश्यू हो गया। बहुत सारे, ठीक है दीपू, तुम लोगों का हो गया, आज कई जगह प्रैक्टिकल था, है ना। इवन अभी मतलब 10% कॉलेज में एग्जामिनर, एक कॉलेज का प्रैक्टिकल मेरा खुद का पेंडिंग है, टाइम नहीं दे पा रहा हूं। उम्मीद है कि मंडे को मैं उस कॉलेज में प्रैक्टिकल लूंगा जाके, वैसे 31 तक सब फाइनलाइज करके दे देना है। लेकिन अभी भी चूंकि एग्जामिनर की शॉर्टेज है, पता नहीं क्या है, मतलब बीच बीच में ड्यूटी लगा दे रहे हैं प्रैक्टिकल लेने के लिए, है ना। तो एक प्रैक्टिकल मेरा खुद अभी आ गया है। तो सेल मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनता है, और कई सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है, और फाइनली ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी बनती है। क्या बनती है? बॉडी बनती है। तो अगर पूछा जाए कि भाई जो ह्यूमन बॉडी, प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी कुछ भी है एक्स वाई जेड, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, तो क्या बोलोगे? सेल, स्मॉलेस्ट यूनिट। और हमारा शरीर किस तरीके से काम करेगा, इस सेल के अंदर होने वाले फंक्शन, हर एक सेल इक्वली इंपॉर्टेंट है और हर एक सेल प्रॉपर काम करती है। इस सेल के अंदर भाई, अब अगर पूरी बॉडी की तुमको स्टडी करनी है तो सबसे पहले स्टडी करनी पड़ेगी एक सेल की, कि सेल में क्या क्या है। और हम पूरी बायोकेमिस्ट्री में हम जितना कुछ पढ़ेंगे, चाहे प्रोटीन डाइजेशन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन हो, या उसके स्ट्रक्चर हो, वो सब सिंपलर फॉर्म में, भाई रोटी चावल फ्रूट सब कुछ खाते हो, विटामिन मिनरल जो भी खाते हो, किस लिए खाते हो? ताकि वो डाइजेस्ट होके हमारे ब्लड में पहुंचे, और हमारे ब्लड के थ्रू कहां पहुंचे? इस सेल तक पहुंच जाए। फाइनली उसका जो यूटिलाइजेशन है, उस जो भी खाया आपने उसका जो इस्तेमाल है, वो कौन करने वाला है? हमारी बॉडी की ये सेल्स करने वाली है, ठीक। तो जो कुछ भी तुम काम कर, जो भी तुम खाते हो, इस सेल के लिए खाते हो। और हमारे शरीर में जो भी एनर्जी मिलती है वो कहां से मिलती? इसी सेल से मिलती है। तो सोच के देखो ये सेल कितनी इंपॉर्टेंट है, हर सेल उतनी ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सबसे छोटी इकाई और कैसी? इस फंक्शनल यूनिट है ये हमारी बॉडी की, कैसी? फंक्शनल यूनिट है, ठीक। तो अगर कहा जाए सेल की डेफिनेशन बताओ, तो सेल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। हमारे जीवन के जितने भी काम होते हैं उन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल सेल होती है। क्लियर? सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। जितना भी लिविंग सिस्टम है
उन सब का स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट क्या है? सेल है। ठीक, सेल अपने आप रेप्लिकेट होती है, मियोसिस, माइटोसिस पढ़ा होगा तुम लोगों ने पहले, है ना। दे आर नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ या बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसकी डिस्कवरी की बात की जाए तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में, किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन वो ये क्या कर रहे थे, एक कॉर्क का टुकड़ा था, कॉर्क के टुकड़े की स्टडी, बेसिकली ये सेल की स्टडी नहीं कर रहे थे, कॉर्क के टुकड़े की स्टडी कर रहे थे। उनको उसमें एक सेल दिखी, एक रूम जैसा दिखा कि कोई रूम जैसा, मतलब उसके अंदर ऑर्गेनल्स वगैरह है। उस वक्त उन्होंने सेल नाम नहीं दिया था, उन्होंने नाम दिया था कि कोई एक सेपरेट रूम है। अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप आई नोटिस माइन्यूस्कल स्ट्रक्चर, छोटा सा स्ट्रक्चर, रिमाइंडेड हिम ए स्मॉल रूम। किस तरीके से? छोटा सा रूम है। लेकिन उस टाइम पे जो माइक्रोस्कोप था बहुत एडवांस नहीं हो पाया, इसीलिए वो रूम तक बना के रह गए। बाद में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, जिन्होंने माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करी, जिन्होंने, किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया। फिर इनके पास माइक्रोस्कोप था, हायर मैग्निफिकेशन का था, ज्यादा पावर का था। फिर इन्होंने क्या किया, उस सेल को फिर से देखा और उन्होंने देखा कि सेल के अंदर मोटिलिटी है, मींस मूवमेंट है। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा, भाई सेल कैसा है? मोटाइल है। फिर 1883 में एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, स्कॉटिश के बॉटनिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। तो डिस्कवरी किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन ने। डिटेल किसने बताई? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और फाइनली सेल स्ट्रक्चर किसने दिया? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया। और रॉबर्ट ब्राउन ने सेल स्ट्रक्चर ही नहीं, इसके अंदर के सेलुलर ऑर्गेनल्स के बारे में भी बताया। उन्होंने न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट किया और बताया कि भाई इसका जो सेंटर है सेल का, वो क्या होता है? न्यूक्लियस। जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन होता है, हमारी बॉडी में जैसे ब्रेन होता है, दिमाग होता है, वो पूरी बॉडी को रेगुलेट करता है, उसी तरीके से एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जो पूरे सेल के एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करता है। सेल्स की बात करें तो दो तरीके की होती हैं, प्रोकैरियोट, एक यूकैरियोट। प्रोकैरियोट का मतलब होता है प्रिमिटिव। कैसा? प्रिमिटिव मींस सबसे स्टार्टिंग स्टेज पे मींस प्रोकैरियोटिक सेल हैव नो न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। कह सकते हो कि न्यूक्लियस किससे बाउंडेड होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसीलिए कहा था न्यूक्लियस ही नहीं है। Some prokaryotics such as bacterial have region within their cell the genetic material freely suspended. कुछ प्रोकैरियोट्स हैं, जैसे बैक्टीरिया की बात की जाए तो बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल, भाई न्यूक्लियस है तुम्हारा, ये सेल हो गई, सेल के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल है, सेल के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा ऑर्गेनल्स है, वो क्या है? वो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गेनल। लेकिन जब प्रोकैरियोट की बात की जाए, सबसे शुरुआत की बात की जाए, तो इसमें न्यूक्लियस ही नहीं होता। तो अगर न्यूक्लियस नहीं है तो फिर ये डिवीजन कैसे करते हैं? तो भाई जेनेटिक मटेरियल तो होना चाहिए। तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोकैरियोट में, उसमें डीएनए होगा या आरएनए होगा, डीएनए या आरएनए होगा, और वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली सस्पेंडेड है, मींस कोई न्यूक्लियस नहीं है। तो जो जेनेटिक मटेरियल है फ्रीली सस्पेंडेड, दिस रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियाइड। सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, भाई बैक्टीरिया क्या सिंगल सेल है? एग्जांपल जैसे आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, सब क्या है? सिंगल सेल्ड हैं, जिनका डायामीटर 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है। ये डायामीटर क्यों याद करना है? क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। आगे हम एमसीक्यू करवाएंगे तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। हेरेडिटरी मटेरियल में क्या होगा? यानी जो इस सेल का
इस सेल के कैरेक्टरिस्टिक, इस सेल के गुण उसकी डॉटर सेल में लेके जाएं, तो वो किसका काम होता है? वो होता है जेनेटिक मटेरियल का। जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। प्रोकैरियोटिक जनरली रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी फिजन, है ना। एसेक्सुअली, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ध्यान रखना। प्रोकैरियोट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम बात करें यूकैरियोट की। यूकैरियोट का मतलब होता है ट्रू सेल्स। ट्रू सेल्स, ट्रू सेल्स क्या होंगी? ट्रू सेल्स मतलब इनमें ट्रू न्यूक्लियस है। यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है, जिसका जो सेल का जो साइज होता है 10 से 100 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डायामीटर ध्यान रखना। अब इसके एग्जांपल की बात करें तो इन्वॉल्व प्लांट, फंगस, प्रोटोजोआ, एनिमल्स, ये सब क्या है? ये सब के सब यूकैरियोट हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल, भाई इसमें क्या, जितनी भी जो सेल्स होती हैं, जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, मतलब सब पे मेम्ब्रेन होगी। मतलब न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस बिखरा हुआ नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यह चीज प्रोकैरियोट में नहीं होती, सिर्फ यूकैरियोट में होती है, ठीक। इसमें बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन काहे के लिए है? कौन सी चीज अंदर आनी है, कौन सी चीज बाहर जानी है, इसको कंट्रोल करने के लिए एक मेम्ब्रेन है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। भाई तुमने कुछ भी खाया तो सब कुछ थोड़ी ना अंदर चला जाएगा, जो सेल को जरूरत होगी उसी की एंट्री देगी। मींस दरवाजे यानी गेट होते हैं इनमें, जिनके थ्रू चीजें अंदर या बाहर जा सकती हैं, ठीक। ये सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरीके से। प्रोकैरियोट सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, यूकैरियोटिक सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। दे आर सम कंट्रास्टिंग फीचर बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। भाई प्लांट सेल में ध्यान रहे, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रल वैक्यूल्स, प्लास्टिड होते हैं, जबकि एनिमल सेल में ये सब नहीं होते, ठीक। प्लांट सेल की बात करें तो भाई सबसे पहले तो सेल वॉल कहां होती? प्लांट सेल में। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए सेल वॉल में। सेंट्रल वैक्यूल, है ना, प्लास्टिड, ये सब प्लांट सेल में होती, जो कि एनिमल सेल में नहीं होती। कुछ डिफरेंसेस हैं एनिमल और प्लांट सेल में। हिंदी में उसी को देख लो, कोशिका और इसका जैव रसायन, कोशिका की मूल संरचना, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक। पीडीएफ दे दूंगा, इसको एक बार देख लेना, जो हमने समझाया वही है, ठीक है। ये देखो स्ट्रक्चर है किस एक सेल का। कभी भी एग्जाम में आ जाए कि भाई सेल का स्ट्रक्चर बनाओ, तो बहुत ज्यादा डेकोरेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली सर्कल बना दो, न्यूक्लियस बना दिया, है ना, इसी न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दिया, वहीं से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आगे गोल्जी ऑपरेटस बना दिया, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, यहाँ लाइसोसोम बना दिया। इसी तरीके से सिंपल, बिल्कुल सिंपल, कहीं कुछ कहानी नहीं पढ़नी है, ना कोई ज्यादा डेकोरेट करना है। तुमको ध्यान किस पे रखना है? जितनी चीजें हैं, है ना, जैसे ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन मींस आपको लेबलिंग करनी है। टीचर, जो टीचर है, जैसे मैं कॉपी जब चेक करने जाता हूं तो कभी मैं ये नहीं देखता कि इस बच्चे ने कितना सुंदर डायग्राम बनाया है, क्योंकि हम किसी आर्टिस्ट की कॉपी नहीं चेक कर रहे हैं, हम फार्मासिस्ट की कॉपी चेक कर रहे हैं। और फार्मासिस्ट को जो पढ़ाया गया उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, हमारे लिए सिर्फ ये जरूरी है। बहुत सुंदर से डायग्राम बनाने से कोई खास नंबरों पे फर्क नहीं पड़ता। बताया ना मैंने कि यहाँ पे फार्मासिस्ट की कॉपी चेक की जा रही है, आर्टिस्ट की नहीं। तो भाई जो आउटर मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन है, जो रेगुलेट करती है कि क्या अंदर सेल के आएगा और क्या सेल से बाहर जाएगा, ठीक। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन थ्रेड होते हैं, जिसको हम डीएनए आरएनए कहते हैं। क्रोमैटिन जो जेनेटिक मटेरियल को एक से दूसरे में, मींस पेरेंट सेल से डॉटर सेल में लेके जाते हैं। न्यूक्लियस के बीच में एक बड़ा सा ऑर्गेनेल होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, जो राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करने में मदद करता है। राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करने में मदद करता है, जो बाद में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो कहां बनता है? न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियस हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कंट्रोल्ड है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं,
जो इसके अंदर लिक्विड होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। बहुत सारे राइबोसोम्स इसके अंदर होते हैं, है ना। पेरोक्सीसोम्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फर्क सिर्फ होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इसलिए दिखता है क्योंकि उसकी सतह पर राइबोसोम्स होते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम्स नहीं होते। इसका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ वाला है यहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ठीक भाई, जहां राइबोसोम वहां प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये लिपिड सिंथेसिस में मदद करता है। फिर गोल्जी ऑपरेटस ये पैकेजिंग मटेरियल का काम करता है। जो प्रोटीन लिपिड की सिंथेसिस हुई सेल के अंदर, भाई जाहिर सी बात है, कहते हैं ना कि प्रोटीन खाओगे तो मसल्स बनेंगी, है ना, फैट खाओगे तो कार्बोहाइड्रेट डिपोजिशन होगा, है ना, ट्राइग्लिसराइड्स बनेंगी, एनर्जी मिलेगी। तो वो सब सिंथेसिस कहाँ होती है? हमारी सेल के अंदर होती है। और ये जो वैक्यूल गोल्जी ऑपरेटस ये क्या काम करे? पैक करके प्रोटीन को सेल से बाहर किया, पैक किया बनाया, प्रोटीन बाहर किया, पैक किया बनाया, बाहर किया, है ना। तो इस तरह से प्रोटीन हमारी मसल्स में जाके मसल्स का डेवलपमेंट करती है। ठीक, वैक्यूल्स यहाँ पे एनर्जी फ्लूइड्स होते हैं। सेंट्रोसोम जो रेस्पॉन्सिबल होता है सेल डिवीजन के लिए, यही सेंट्रोसोम अगर गड़बड़ा जाए तो लोगों को कैंसर हो सकता है। कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल, सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल बेसिकली सेंट्रोसोम। एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 64, 8 से 16 सेल्स बनाने के लिए सेंट्रोसोम जिम्मेदार, है ना। अगर यही सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाए, मींस जो कंट्रोल्ड मैकेनिज्म वो कंट्रोल्ड खो जाए, तो फिर क्या होगा? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, यही तो है ट्यूमर या कैंसर। ठीक, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या काम करते हैं? ये स्केलेटन सिस्टम, सेल का जो शेप है ये बना के रखने में मदद करते हैं। साइटोप्लाज्म की बात करें, भाई एक पॉलीथीन ले लो, उसमें चम्मच, ग्लास, कटोरी सब कुछ डाल दो, उसके बाद चलोगे तो वो आवाज करेगा, एक दूसरे से टकराएंगे, कुछ चीजें टूट भी सकती हैं। लेकिन उसी पॉलीथीन में अगर तुम पानी भर लो, उसका जितना मन करे उतना मटेरियल डाल दो, तुम चाहे जितनी दौड़ते हुए जाओ, चाहे उछलते हुए जाओ, उसको हिलाओगे तब भी आवाजें नहीं होंगी, वो आपस में टूटेंगे नहीं। तो कहने का मतलब सेल के अंदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब सेलुलर ऑर्गेनेल्स एक दूसरे से टकराए नहीं, टूटे नहीं, उसके लिए यहाँ के अंदर फ्लूइड सस्पेंडेड रहता है। फ्लूइड रहते हैं, फ्लूइड इनको अपनी जगह पे बना के रखने में मदद करता है, और इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, बाद में लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम क्या है? ये बड़ा ही खतरनाक सुइसाइडल बम होता है। इनमें जो भी ऑर्गेनेल्स हैं, लाइसोसोम पूरे सेल के अंदर टहलता रहेगा, पीछे हाथ बांध लेगा, टहलता रहेगा, देखेगा कि कौन कैसा काम कर रहा है, और जो गड़बड़ काम करेगा उसी के ऊपर जाएगा, ये फट जाएगा, उसी को जो भी बीमार सेल ऑर्गेनेल्स हुआ उसी के ऊपर जाएगा और फट जाएगा, उसको कहेगा बाहर तुम काम करने लायक नहीं हो। मींस ये मेंटेन करके रखता है किसको? जो काम करने लायक है वही रहेंगे, जो काम करने लायक नहीं रहेंगे। या बाहर से कोई बैक्टीरिया वगैरह आ गया तो ये जाके उसके ऊपर फट जाएगा, मींस उसको मार देगा। ठीक, इसी तरीके से जो चीजें हमने बताई वो सेलुलर ऑर्गेनेल्स के बारे में देखते हैं। विदाउट ऑर्गेनेल्स, कुछ सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं जो बिना मेम्ब्रेन के होते हैं, एमसीक्यू में पूछा जाएगा। ऑर्गेनेल्स विदाउट मेम्ब्रेन, जैसे राइबोसोम पे कोई मेम्ब्रेन नहीं है, साइटोस्केलेटन एंड यूकैरियोटिक, राइबोसोम और साइटोस्केलेटन में कोई मेम्ब्रेन नहीं है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कौन से हैं? वैक्यूल्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, गाल्जी ऑपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में होते हैं। यानी ये किसमें मिलेंगे? सिर्फ यूकैरियोट्स में। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कौन से हैं? दोनों याद रहे, एमसीक्यू में पूछा जाएगा। न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, और ये भी सिर्फ और सिर्फ किसमें मिलेगा? यूकैरियोट में। यानी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, नाम याद रखना कौन कौन से हैं, एमसीक्यू में काम आएगा। ठीक, ऑर्गेनेल्स बिना मेम्ब्रेन के ये वाले यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में है, और ये दोनों सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट में है। क्लियर? एक एक की बात कर लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन की बात करें
तो सेल मेम्ब्रेन काहे की बनी होती है? फास्फोलिपिड की बनी होती है। काहे की बनी है? फास्फोलिपिड की बनी हुई होती है। ठीक, अब फास्फोलिपिड के बीच बीच में प्रोटीन भी लगा हुआ है, प्रोटीन भी लगा हुआ है, यानी ये प्रोटीन के गेट हैं, यानी ये चैनल्स हैं। तो जो मटेरियल अंदर बाहर आएगा वो इन गेट के थ्रू आएगा। काहे की बनी है? फॉस्फोलिपिड की बनी है। क्या काम करती है? ये मदद करेगा मटेरियल को अंदर से बाहर ले जाने में और बाहर से अंदर लाने में, है ना। तो काहे की बनी? ध्यान से देखो, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर एम्बेडेड प्रोटीन, हाइड्रोफोबिक, वाटर रिपेलिंग, है ना, ये फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन को। एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, इसके अंदर स्थित प्रोटीन, इसमें हाइड्रोफोबिक यानी पानी से दूर और हाइड्रोफिलिक पानी को आकर्षित करने वाले क्षेत्र होते हैं, है ना। काम क्या है इसका? काम यह है कि रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनटू एंड आउटसाइड द सेल। सेल के अंदर क्या आएगा और सेल के बाहर क्या जाएगा, इस बात का की जिम्मेदारी किसकी होती है? सेल मेम्ब्रेन की होती है। न्यूक्लियस की बात करें, हमारी बॉडी के अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए, ये सब कहां होता है? न्यूक्लियस में होता है। Nucleus is double membrane organelles found in all eukaryotic cell. It is the largest organelle. क्या है? लार्जेस्ट ऑर्गेनल। और सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है वो कौन डिसाइड करेगा? न्यूक्लियस डिसाइड करेगा। ठीक, स्ट्रक्चर न्यूक्लियस कैसा है? डार्क कलर का होता है, राउंड होता है, सराउंडेड बाय द, काहे से राउंड, काहे से सराउंडेड है? न्यूक्लियस किससे कवर्ड है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड है। इट इज अ पोरस मेम्ब्रेन लाइक, मींस मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन भी पोरस है, मींस इसमें भी होल है। होल किस लिए है? क्योंकि भाई जाहिर सी बात, इसके अंदर जो जाएगा, है ना भाई, न्यूट्रिशन की जरूरत अंदर भी पड़ेगी और जब अंदर काम हो जाएगा तो बाहर भी आएगा। जैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, वो राइबोसोम बनाएगा तो राइबोसोम बाहर जाएगा, है ना। और राइबोसोम बनाने के लिए जो न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी वो न्यूट्रिशन अंदर जाएगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी? पोरस है, मींस उसके अंदर भी गेट लगे हुए हैं। ठीक, अब ह्यूमन सेल की बात किया जाए, ह्यूमन सेल में न्यूक्लियस के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम है। कितने? 23 पेयर, 23 पेयर क्रोमोसोम है। अगर कितने क्रोमोसोम पूछ लिया जाए तो 46 क्रोमोसोम्स हैं। कितने? 46 क्रोमोसोम्स। अगर पेयर की बात की जाए तो 23 पेयर से 23 पेयर होते हैं। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड न्यूक्लियोप्रोटीन। क्रोमोसोम का एक बने, न्यूक्लियोप्रोटीन क्रोमैटिन के बने हैं, डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। सम आरएनए, कुछ आरएनए के भी होते हैं, यानी डीएनए और आरएनए ये दोनों न्यूक्लियोप्रोटीन है, मींस क्या है? क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं। ठीक, उसी चीज को हिंदी में अगर बात की जाए, हिंदी में भाई क्या बोलते हैं? तो हिंदी में भी देख लो, डबल मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है, यह न्यूक्लियर इनवेलप कहते हैं, जिसमें क्रोमैटिन, डीएनए और प्रोटीन न्यूक्लियोलस शामिल होते हैं। इनका काम क्या है? जो आनुवांशिक यानी हेरिडिटरी कैरेक्टर पेरेंट सेल से डॉटर सेल में भेजने का काम करते हैं। न्यूक्लियोलस की बात करें, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम बनाने में मदद करता है। स्मॉल डेंस बॉडी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, देयर नंबर वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल। एक सेल से दूसरी सेल में न्यूक्लियोलस एक से ज्यादा हो सकते हैं। देयर इज नो मेम्ब्रेन सराउंडिंग देम, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ये सिंपली जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड होता है, जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, उसी में बना हुआ होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म ऑल्सो कॉल्ड द न्यूक्लियर मैट्रिक्स कंटेन्स एंजाइम, जो डीएनए सिंथेसिस में मदद करता है। ठीक, संरचना कहां पे? न्यूक्लियोलस कहां पे होगा? न्यूक्लियस के अंदर होगा। ठीक, कैसा होगा? गोलाकार होगा, मींस राउंडेड होगा। काम क्या है? राइबोसोमल आरएनए का संश्लेषण, आरआरएनए। आरआरएनए देखो, आरएनए 3 तरीके के हैं। अगर कहीं पे आरआरएनए, ठीक, एमआरएनए और टीआरएनए पढ़ा होगा तुम लोगों ने। आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए और टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में जब हम प्रोटीन पढ़ाएंगे तो वहां पे इन तीनों का रोल बताएंगे आपको। क्लियर? तो भाई राइबोसोम की सिंथेसिस कहां होती है? न्यूक्लियोलस के अंदर होती है।
साइटोसॉल या साइटोप्लाज्म की बात करें तो जो भी सेलुलर ऑर्गेनेल्स, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं, हमने पहले बताया अभी पॉलीथीन के अंदर ढेर सारे बर्तन डाल लो और तो वो क्या करेंगे, वो आवाज करते रहेंगे, टूट सकते हैं, और उसी के अंदर पानी डाल लो तो बड़े आराम से, कोई आवाज नहीं होती। वही काम साइटोप्लाज्म करता है, सेलुलर ऑर्गेनेल्स को अरेंजमेंट करने का काम करता है और इनको न्यूट्रिशन पहुंचाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस बोलते हैं। क्यों पावर हाउस बोलते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है जिससे एटीपी की सिंथेसिस होती है। एटीपी बोले तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। न्यूक्लियस के बाद माइटोकॉन्ड्रिया सेकंड लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर। सबसे बड़ा स्ट्रक्चर सेल के अंदर कौन? न्यूक्लियस। दूसरे नंबर का लार्जेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया। दे आर इलिप्सॉइडल इन शेप। इलिप्सॉइडल इस तरीके का शेप होता है, ठीक। वेरियस शेप, लेंथ इसकी कितनी? 7 माइक्रोन और 1 माइक्रोन डायामीटर है। इनर और आउटर लेयर है। इनर लेयर फोल्डेड होती, जिसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं क्योंकि एटीपी प्रोडक्शन में मदद करता है। लाइसोसोम को सुइसाइडल बैग बोलते हैं। सुइसाइडल बैग बोलते हैं क्योंकि इसके पास होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये पूरे सेल के अंदर घूमता रहेगा और घूम घूम के देखता रहेगा, अगर कोई भी गड़बड़ है, कोई सेल अगर बीमार है तो उसके ऊपर जाके फट जाएगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। पाचन एंजाइमों से भरे हुए मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ और कोशिकीय मलबे को तोड़ने का काम करते हैं, है ना। फिर साइटोमेम्ब्रेन की बात करें, साइटोमेम्ब्रेन 2 तरीके के, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इसलिए क्योंकि इसमें राइबोसोम्स होते हैं, यानी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार कौन? रफ एंडोप्लाज्मिक। स्मूथ की बात करें, स्मूथ इसलिए कि इसमें किसी भी तरीके की श्याम लार्जेस्ट न्यूक्लियस होता है और सेकंड लार्जेस्ट माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक स्मूथ क्यों? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते। दे आर स्टोरेज ऑर्गेनेल्स एसोसिएटेड प्रोडक्शन ऑफ, ये लिपिड प्रोडक्शन, स्टेरॉइड सिंथेसिस और सेल को डिटॉक्सिफाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो कुल मिला के स्टेरॉइड लिपिड की सिंथेसिस के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए रफ एंडोप्लाज्मिक। अब इन दोनों ने जो बनाया उसको प्रोटीन के बाहर भाई भेजना पड़ेगा। प्रोटीन के बाहर भेजने का काम करता गोल्जी ऑपरेटस। इसको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। बेसिकली इसका काम ही होता है कि जो भी बनाया उसको पैक करना, पैकेजिंग करने का काम करता है। पैकेजिंग करके सेल के बाहर निकालने का काम, जो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो सिंथेसिस करी लिपिड की, प्रोटीन की, स्टेरॉइड की, उसको सेल से बाहर निकालना है ताकि सेल में जगह खाली हो और वो और बनाए। तो उसको पैक करना पड़ेगा। पैक करने के लिए गोल्जी ऑपरेटस, पैकेजिंग करके बॉडी से बाहर। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, ठीक। साइटोस्केलेटन का काम होता है सेल को शेप देना, ठीक। ये काहे का बना हुआ होता है? ये एक्टिन प्रोटीन का। किसका? एक्टिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इस तरीके से हमारा सेल और सेलुलर ऑर्गेनेल्स कंप्लीट खत्म हुआ। पूरा पहला चैप्टर बायोकेमिस्ट्री का खत्म होता है। अब कल के लेक्चर में हम लोग इसके मल्टीपल चॉइस, जितने भी पॉसिबल एमसीक्यू हो सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग कल के लेक्चर में। क्लियर है? तो बायोकेमिस्ट्री का पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर पहला अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि दूसरे चैप्टर से फिर केमिस्ट्री चालू हो जाएगी। दूसरा चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट का, मींस अब कठिन शुरू होंगी, ठीक। पहले चैप्टर सबके आसान, पहले हम सबके पहले चैप्टर कर देंगे, पहली यूनिट कर देंगे, फिर दूसरी यूनिट पे चलेंगे, ठीक। पढ़ते रहो, दोस्तों को शेयर करते रहो, टाइमली ज्वाइन किया करो क्लास, क्योंकि शुरुआती लेक्चर्स अगर मिस कर जाओगे तो बाद में दिक्कतें बढ़ेंगी। ओके, चलो भाई, बाय बाय।